गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना। कैसे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने BSc पार्ट सेकंड रसायन शास्त्र का पेपर तृतीय भौतिक रसायन में इकाई 4 यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने चालक, अचालक, फैराडे का नियम आदि के बारे में चर्चा की थी और चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैं चालकता से ही स्टार्ट करता हूँ। जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है उसे हम चालकता कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें जो बाधा उत्पन्न, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हर्डल उत्पन्न होता है, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। चालकता क्या है? किसी चालक में धारा कितनी सुगमता से प्रवाहित हो रही है, वह चालकता को दर्शा रहा है। अगर सुगमता से प्रवाहित हो रही है तो उस चालक की चालकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर प्रवाहित नहीं हो रही सुगमता से तो उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो आज हम देख रहे हैं कि चालकता पर तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि डाइल्यूट करने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, क्या किसी जो विद्युत अपकट्ठे का जो विलयन है उसमें जो आयनों की संख्या होती है उस पर तुल्यांकी और आयनिक चालकता का मान निर्भर करता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि आयनों की संख्या अधिक है तो उसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी। चालकता को समझने से पहले, तुल्यांकी और आयनिक चालकता को समझने से पहले हमारे दिमाग में जो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो लगभग क्या होता है? पूर्णतः आयनित होते हैं। जब उनको जैसे जल में घोला जाएगा तो पूर्णतः क्या होते हैं? लगभग आयनित होते हैं, 100% लगभग आयनित होते हैं। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनकी चालकता पर तनुता का इफेक्ट कम पड़ता है क्योंकि वह लगभग पूर्णतः आयनित है। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी चालकता पर तनुता का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि तनुता बढ़ाने के साथ साथ जैसे डाइल्यूट करते हैं तो उसके क्या होती है? विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी अर्थात डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? जो विलयन में आयनों की संख्या बढ़ेगी। और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो आयनिक व तुल्यांकी चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका और आयनिक कंडक्टेंस उसका मान बढ़ेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य वाले केस में ये तनुता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम लागू होता है। और ये जो सारा जो चर्चा कर रहे हैं हम, ये सारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण भी लिख रखे हैं कि प्रबल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl है, एटसेट्रा। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में मैंने उदाहरण लिया है एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। अब बात ये कर रहे हैं कि जैसे क्या जो विशिष्ट चालकता भी बढ़ती है क्या तनुता पर? नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें क्या होगा? जो तनुता करते हैं तो तनुकरण के साथ साथ जितनी आयनों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी उसकी तुलना में जो विलयन का आयतन क्या होता है? उसमें वृद्धि अधिक होती है। तो जो प्रति मिलीलीटर आयनों की संख्या क्या होती है? घटती है, जिससे विशिष्ट चालकता का मान घटता है। तो जैसे 1 घन सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है उसमें जो आयनों की संख्या कम होती है, इस वजह से विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान घटता है। और तनुकरण करने पर क्या होगा? तुल्यांकी चालकता व आयनिक चालकता का मान बढ़ता है। तो अब आगे बात करें, जैसे उदाहरण लेते हैं कि जैसे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड का उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे इसकी सांद्रता है नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जैसे इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ लिखी हुई है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 1 है नॉर्मलिटी, तो कितना है 0.1119, और इसकी कितनी है लेमडा 111.90 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और जैसे जैसे देखो आप यहाँ देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है इसमें, और डाइल्यूशन के साथ साथ क्या हो रहा है देखो कप्पा है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो लगातार देखो डिक्रीज हो रही है, और लेमडा का मान क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है, और लास्ट में जाके ये कांस्टेंट सा हो रहा है। तो ये इफेक्ट पड़ता है। अब आती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर चालकता। तो वो क्या होती है, देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम जो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, लेमडा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका मान बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, आप देखो यहाँ ग्राफ में देख सकते रहे हैं, ये मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये ग्राफ लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखो एक स्थिति ऐसी आएगी, उसके बाद में कितना भी डाइल्यूशन बढ़ा लें उसकी जो चालकता में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लगभग क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये 146 होगी, 147, बाद में और डाइल्यूशन करते जाएंगे तो ये लगभग क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो चालकता है वो उच्चतम होगी, किसकी, विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होगी, उच्चतम होगी। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत अनुता पर चालकता कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेज पर क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य है उसका पूर्णतः आयनन हो गया है, इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो अब आगे और चांस है नहीं आयनाइजेशन, और जो डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा था उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा था, इस वजह से चालकता लगातार बढ़ रही थी। तो इस स्टेज पर आके चालकता कांस्टेंट हो जाती है, तो यहां पर बोलते हैं इसे चालकता, अनंत अनुता पर चालकता कहते हैं। अब एक जो कॉन्सेप्ट है बेसिक इसका, आरएनएस की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, विद्युत अपघट्यों के वियोजन के लिए आरएनएस का सिद्धांत, जो अपन मान सकते हैं जैसे बेसिक थ्योरी थी जो डिसोसिएशन के लिए 1887 में आरएनएस के द्वारा दी गई थी। आरएनएस का क्या है योगदान, बहुत बड़ा है इसका। जो आरएनएस साइंटिस्ट है इनका केमिकल काइनेटिक्स में भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी योगदान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट रहे हैं। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका जो पहला जो पोस्टुलेट था, अभिग्रहित था, इन्होंने कहा कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, किसमें, व्हेन ए इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वाटर, तो इन दैट कंडीशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है और वह आयनों में टूट जाता है। तो ये इन्होंने फर्स्ट बात कही। और दूसरा जो बात है कि जो वियोजित आयन है, तो जब क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हमने लिया कैथोड ले लिया, एनोड ले लिया, तो जब प्रवाहित करेंगे तो जो विपरीत आवेशित आयन है, आयन क्या करेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। जैसे Na+ है, Na+ जाके कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। तो दूसरी बात ये कही इन्होंने, और जो हमने फैराडे के नियम में पढ़ा था। तीसरा जो पॉइंट कहा इन्होंने कि जो आयन है, जो आयनों का वियोजन हो रहा है, तो जो आयन क्या होंगे, जैसे जितने धनायन है विलयन में उतने क्या होंगे, ऋणायन होंगे। अर्थात विलयन क्या होगा, विद्युत उदासीन रहता है, हमेशा विद्युत उदासीन रहेगा। अब बात करें कि जो इसका चौथा पॉइंट है इनका, कि जो कुल विद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो वियोजित होती है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। मान लो कि जैसे मात्रा क्या है, 100 है, और उसमें से 80 विद्युत अपघट्य के जो अणु है वो वियोजित हो जाते हैं, तो उसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी, 80% होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वियोजन की मात्रा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, आयनों में वियोजित मोल अपॉन प्रारंभ में लिए कुल मोलों की संख्या। तो ये अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने, जो आरएनएस ने बताया कि जो अवियोजित अणु, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये किसके साथ, आयनों के आयनित जो है आयन स्पीसीज है A+ B-, और जो आयनित जो स्पीसीज है और अवियोजित आयन जो अणु है उसके मध्य क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम, डायनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। ये बात इन्होंने कही। फिर आगे बात करें कि जो विद्युत अपघट्य के वियोजन के साथ उसके अणुसंख्य गुणधर्मों के मान में वृद्धि होती है।
अब बात ये कह रहे हैं कि जो अणुसंख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विलियन की, कि विलियन की वे गुण जो विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर या आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जैसे विद्युत अपघट्य का वियोजन होगा, जैसे NaCl है, NaCl हमने 10 अणु लिए, तो 10 अणु का जब वियोजन होगा तो वो कितने हो गए, 20 में बदल गए ना। तो कणों की संख्या, एक आयन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक कण की तरह, तो उस स्थिति में अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान बढ़ जाता है। और जो यहाँ पर हमने चर्चा की, जो एल्फा है, एल्फा को ये मान सकते हैं कि जैसे V तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, इन दोनों का यह क्या होता है, अनुपात होता है एल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। अब स्वाभाविक है कि जैसे आर्हेनियस ने जो सिद्धांत दिया उसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई, तो उन कमियों की भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट मैं लिमिटेशन ले रहा हूं कि अब बात करें जैसे प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए चालकता मापन द्वारा एल्फा के मान, जो कंडक्टेंस मेजरमेंट है उसके द्वारा हमने एल्फा निकाल लिया। कैसे निकाल लिया कि जो लेमडा V निकाल लिया हमने और लेमडा इनफाइनाइट, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, एल्फा। और जो वांट हाफ गुणांक है I द्वारा प्राप्त एल्फा के मानों के मान क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो ये कह रहा है कि भाई जल की उपस्थिति में वियोजन संभव है, लेकिन जैसे KCl है, NaOH है, NaCl है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, जो मोल्टन स्टेज होती है, गलित अवस्था होती है, उसमें भी विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात विद्युत के सुचालक का मतलब इनमें आयन्स प्रेजेंट है, और जबकि आर्हेनियस कह रहे थे कि भाई जल की प्रेजेंस में ही डिसोसिएशन हो सकता है। इसके अलावा जैसे आर्हेनियस ने सिद्धांत में आयनों के अस्तित्व को तो माना, लेकिन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण को ध्यान में नहीं रखा। जैसे ये कहा था कि भाई डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है कि आयनों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो विलयन क्या होता जाता है, तनु होता जाता है, उस वजह से आयन दूर दूर हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, चालकता का मान बढ़ता है, वहां पर अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये भी एक फैक्टर होता है जिनको इन्होंने कंसिडर नहीं किया। ऐसे ही जैसे NaCl, KCl, जैसे मैंने सोडियम सल्फेट आदि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, वो ठोस अवस्था में भी क्या होते हैं, उनमें आयन उपस्थित होते हैं, उनको भी जो आर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। और एक जो आर्हेनियस की थ्योरी पर जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, जो डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था ओस्टवाल्ड ने, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं देता। तो कुल मिला के जो ये कुछ कमियां थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और जो आगे वाली क्लास है उसमें हम जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के जो नियम है, कोलराउस का ना लॉ, ऑस्टवाल्ड का तनुता लॉ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।